किरचॉफ का सेकंड रूल, किरचॉफ का सेकंड रूल। ये और कुछ नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जो ये कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप है। क्या ये किरचॉफ का, इसको कहते हैं लॉ ऑफ लूप और मेश और वोल्टेज। ये तीन नामों से जाना जाता है, लॉ ऑफ लूप और मेश और वोल्टेज। बेटा लूप एक क्लोज पाथ का नाम है और उसका नाम एक और भी रखा जा सकता है मेश। मेश का मतलब यहां पर एक बंद रास्ते से है, ठीक है। लॉ ऑफ लूप और मेश। स्टेटमेंट क्या है बेटा इसका, द अलजेब्रिक सम, द अलजेब्रिक सम of the potential drop across all the resistors, the algebraic sum of potential drop across all the resistors through a closed loop, through a closed path, इसी को लिखते हैं आर लूप आर मेश, is equal to the net EMF ऑफ द लूप। देखिए लूप का ईएमएफ है, सर्किट का ईएमएफ नहीं, नेट ईएमएफ ऑफ द लूप। ये ईएमएफ नेट ईएमएफ ऑफ द लूप, ठीक। अब मान लीजिए कि आपके सर्किट में n रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ईच रजिस्टर्स का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो I1 R1 I2 R2 होगा। तो फिलहाल इसे अलजेब्रिक टर्मिनोलॉजी में लिख लो, K इज इक्वल टू 1 to N I K इंटू R K इज इक्वल टू E नेट। ये अलजेब्रिक टर्मिनोलॉजी में लिख लिया गया है, इसका कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। अगर किरचॉफ का फर्स्ट और सेकंड रूल लिखने के लिए आ जाए तो आपको सिर्फ लिख भर लेना है, ठीक है। हालांकि आता नहीं है, इसकी उम्मीद बहुत कम है कि आपसे कहा जाए कि राइट द किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। क्या आता है वो हम आपको बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम एक आसान सा एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या करेंगे, आपको पहले हम ये बताएंगे कि किसी सर्किट में आप किरचॉफ के दोनों रूल अप्लाई कैसे करते हैं। चलिए सर, एक सर्किट लीजिए। क्या लीजिए, एक सर्किट। इस सर्किट में ये आपकी एक बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और उससे थोड़ी दूर पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, ठीक। फिर आपके पास एक और ब्रांच है जिसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद आपके पास एक तीसरी ब्रांच है जिसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ये एक सर्किट है, ठीक। अभी हम सिर्फ आपको किरचॉफ का फर्स्ट और सेकंड रूल अप्लाई करना सिखाएंगे। हाउ विल यू अप्लाई दीज टू लॉ इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखिए, मान लीजिए कि इसका ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है।
और इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है और इसका EMF E2 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, ये आपने अज्यूम कर लिया कि ये ऐसा है। तो while applying the Kirchhoff law, first of all you should note that let us name the circuit by point to point. मान लेते हैं, suppose that, assume that this is point A, this is point B, this is point C, this is point D, this is point E and this is point F. आपने ये मान लिया A, B, C, D, E, F। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट करने में दिक्कत होगी क्योंकि इसका पोटेंशियल ड्रॉप कुछ और हो सकता है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कुछ और हो सकता है, इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर लग सकता है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब इस ब्रांच एक सर्किट में एक से ज्यादा करंट के सोर्स होंगे तो उस सर्किट में पहले हमें यह डिसाइड करना होगा कि कौन सा सेल चार्जिंग मोड में है और कौन सा सेल डिस्चार्जिंग मोड में है। सबसे पहले तो आपको यही डिसाइड करना होता है। तो सपोज कर लीजिए कि इस सेल से निकलने वाली करंट I1, इस सेल से निकलने वाली करंट I2। याद रखिएगा, सेल जितनी करंट देता है उतनी ही करंट उसे वापस चाहिए। तो ये भी I1 हो गया, ये भी I2 हो गया। अच्छा, अब I2 यहां भी जा रहा है, I2 यहां भी जा रहा है। अभी हम आपको I1 सॉरी, अब यहां से I1 आया, यहां से I1 आया बच्चों, I2 आया। बच्चों किरचॉफ लॉ लगाते टाइम, अप्लाई करते टाइम एक बात बिल्कुल दिमाग में बैठाए रहना कि करंट एक दूसरे के पाथ को रिट्रेस नहीं करती। करंट पाथ को रिट्रेस नहीं करती, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि I2 I1 की ब्रांच में नहीं जा सकती, I1 I2 की ब्रांच में नहीं आ सकती। दे विल मीट एट पॉइंट F एंड कलेक्ट टुगेदर एंड प्रोसीड इन दिस न्यू पाथ। तो नया रास्ता ढूंढेंगे, ये हाइपोथेटिकल रूल है। एक्चुअल में क्या होता है वो न्यूमेरिकल से समझ में आएगा। तो इसके अंदर जाने वाली करंट I1 प्लस I2, यहां से बाहर निकलने वाली करंट I1 प्लस I2। जैसे इस पॉइंट पर I1 और I2 एडअप हुई थी, वैसे ही इस पॉइंट पर I1 और I2 सेपरेट हो जाएंगी। अब यहां पर I1 आ जाएगा और यहां पर I2। देखिए हमने कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है अब सर्किट को, बट कितनी इजीली करा है ये भी देखिए। तो किरचॉफ लॉ कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब मैं किरचॉफ के सेकंड लॉ को लगाऊंगा तो साइन कन्वेंशन यूज करूंगा। साइन कन्वेंशन यूज करने के लिए हमें रजिस्टर और ईएमएफ की पोलैरिटी जरूर मालूम होनी चाहिए। हमें ईएमएफ और रजिस्टर की पोलैरिटी, तो आप जानते हैं ये पॉजिटिव पोलैरिटी और ये इसकी निगेटिव पोलैरिटी। लेकिन हम अगर बात रजिस्टर की करें तो इस रजिस्टर में देखो बेटे, करंट की एंट्री पॉइंट ये है तो ये पॉजिटिव पर होगा और एग्जिट पॉइंट ये है तो ये निगेटिव पर होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए करंट की एंट्री पर पॉजिटिव और करंट की एग्जिट पर नेगेटिव। इसकी बात करें तो करंट की एंट्री पर पॉजिटिव और करंट की एग्जिट पर नेगेटिव होगा। तो ये जो प्लस और माइनस का साइन आप रजिस्टर को दे रहे हो, ये डिसाइड कैसे करोगे? करंट की डायरेक्शन देखकर। करंट जिधर से एंट्री लेगी वो पॉजिटिव पॉइंट होगा, करंट जिधर से लीव करेगी वो निगेटिव पॉइंट होगा। इसी तरीके से अगर इसकी बात की जाए तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। और अगर रजिस्टर की बात की जाए इस वाले की, तो इसमें इधर से करंट जा रही है और इधर से वापस करंट आ रही है। तो इसका मतलब यहां पर ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। ठीक, ये रजिस्टर के लिए है।
इसमें भी सेम लाइन ऑफ डिस्कशन पर ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। अब आपके मन में एक सवाल उठना लाजमी है, वो लाजमी सवाल क्या है कि सर आप ये क्यों कर रहे हैं? तो ये इसलिए कर रहे हैं कि अब हम लगाने जा रहे हैं किरचॉफ का रूल, सेकंड रूल। तो आपको पता है हम अपने एक इमेजिनरी ट्रैवलिंग की डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस मेश पर चलना है, किस क्लोज पाथ पर चलना है, किस लूप पर चलना है। तीन में से कोई एक नाम। जिस पाथ या जिस रूल पर चलना है, जिस पाथ पर चलना है, अब उस पाथ पर चलते समय हमारी मुलाकात सेल की पोलैरिटीज से होगी और रजिस्टर की पोलैरिटीज से होगी। तो फिर हम उसी हिसाब से ईएमएफ और पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन असाइन करेंगे। तो बच्चों इस प्रॉपर सर्किट के अंदर सब कुछ करने के बाद जब आप सेकेंड लॉ अप्लाई करोगे हैं, तो इन लूप, एक लूप लो, ए बी सी एफ ए, ये लूप लिया हमने। इन लूप ए बी सी एफ ए, इन लूप ए बी सी एफ ए। नाउ पुट योर पेन हियर एंड जस्ट प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। ये हमने अपनी चलने की लूप में ए से ए तक आने की सेंस बताई है। क्या सेंस है हमारी? ए से बी आना है, बी से सी आना है, सी से एफ आना है, एफ से ए आना है। तो ये है हमारी चलने की सेंस। देखिएगा ये कौन सी सेंस है? ये क्लॉकवाइज सेंस है। बस इतना याद रखिएगा कि लूप, एक लूप में जैसे आप चल रहे हैं, जिस सेंस में आप चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं इमेजिनरी, वैसे ही आप दूसरे लूप में भी चलेंगे। ये आपकी बुक में भी बना हुआ होगा, देख लीजिएगा। ये हमने अपने चलने की डायरेक्शन बताई। ये जो एरो है, ये रोटेटिंग सेंस को बताता हुआ एरो है, यानी इस सेंस में हम क्लोज पाथ पर क्लॉकवाइज सेंस में चल रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से इस लूप में भी हम क्लॉकवाइज सेंस में ही चलेंगे। बात सफा, हर रोक दफा। ठीक है भाई? तो देखिए, नहीं, डायलॉग ये होना चाहिए, बात सफा, कॉन्सेप्ट रफा दफा। ठीक है भाई? तो ये हो गया रफा दफा। अब क्या होगा भाई? अब हमें किरचॉफ का सेकेंड रूल लगाना है, जो ये कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स इज इक्वल टू नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट। ठीक है? ये है। तो बेटा जब आप इमेजिनरी ट्रैवलिंग शुरू करोगे तो ए से बी की तरफ प्रोसीड करते समय सबसे पहले तुम्हारी मुलाकात एक सेल से होगी। लेकिन सेल की, अब सेल से पूछोगे व्हाट इज योर पोलैरिटी, तो कहेगा कि मेरी आपकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग और मेरी ईएमएफ की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए आप मेरा जो ईएमएफ लिखेंगे वो माइनस के साथ लिखेंगे। ये देखिए E1 लिख गया बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है? उसके बाद आप इस रजिस्टर से मिलोगे और पूछोगे कि आप देखोगे कि आपका एंट्री पॉइंट क्या है, माइनस, और एग्जिट पॉइंट क्या है, प्लस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग ए से बी की तरफ जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, तो ए से बी की तरफ जा रहे हो, तो या रजिस्टर में माइनस से एंट्री और प्लस से एग्जिट, और माइनस से एंट्री और प्लस से एग्जिट का मतलब आप रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लोगे। इसका मतलब यहां पर लिखोगे प्लस I1 R1। उसके बाद दूसरे वाले रजिस्टर में जब आओगे तो एंट्री पॉइंट माइनस का है और एग्जिट पॉइंट प्लस का है, तो आप बड़े आराम से यहां लिखोगे प्लस I1 R1। ठीक? उसके बाद जब आप B से C में आओगे आपको कोई रजिस्टर नहीं दिखाई देता, C से F में आओगे तो आपको एक रजिस्टर मिलेगा। तो आपने एंट्री इधर से ली है और एग्जिट इधर से ली है, तो पोटेंशियल ड्रॉप आपका क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। दैट इज आप लिखेंगे I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू R3। अच्छा, इसके बाद कुछ नहीं तो 0 लगा दिया। अब देखो ये हो गया I1 R1 प्लस I1 R1 प्लस
I1 प्लस I2 इज इक्वल R3 इज इक्वल टू E1। क्या ऐसे ही किरचॉफ लॉ था भाई? ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी R1। ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी R1। ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी R3। इन तीनों के पोटेंशियल ड्रॉप का सम बैटरी में इकलौता ईएमएफ है E1, इसके बराबर हो गया। बात समझ में आ गई? ये किरचॉफ के रूल का अब ये बन गया हमारा एक इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसी तरीके से हम लिखेंगे इन लूप FCDEF। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ट्रैवलिंग की सेंस दोनों लूप में एक जैसी होनी चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में 3 लूप बनाने पड़ गए तो तीनों में ट्रैवलिंग सेंस एक ही लूप में होनी चाहिए। तो इन लूप FCDEF, इस लूप में अगर आप चलेंगे तो देखिए, जब आप F से C की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपकी मुलाकात एक रजिस्टर से होगी। रजिस्टर का ये वाला एंट्री पॉइंट, जो आपका एंट्री पॉइंट है वो हाई पोटेंशियल और जो लीविंग पॉइंट है वो लो पोटेंशियल। इसलिए अब आप इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो लिखेंगे वो माइनस टाइम्स I1 प्लस I2 इंटू R3 लिखेंगे। उसके बाद C से आप D में जाएंगे तो आपको कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ ना रजिस्टर है ना ईएमएफ है। लेकिन D से E की तरफ बढ़ने पर आपको पहले एक क्या मिलेगा? रजिस्टर का पोटेंशियल ड्रॉप आप पॉजिटिव या निगेटिव लिखेंगे। ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा एग्जिट पॉइंट के साइन से। तो एग्जिट पॉइंट का साइन क्या है? माइनस है। मतलब जब आप बाहर निकल रहे हैं तो आप माइनस की तरफ से निकल रहे हैं, तब आप इसका पोटेंशियल ड्रॉप कैसा लेंगे? जैसे इसका लिया था माइनस, वैसे इसका भी लेंगे माइनस। तो ये हो जाएगा I2 R2। ठीक, उसके बाद अब आप देखो इसमें आ जाओ, तो इसमें भी आपका एंट्री प्लस से और एग्जिट माइनस से। तो आप क्या लोगे यहां पर? माइनस I2 R2। अच्छा, उसके बाद आप सेल में आ जाओगे तो सेल में एंट्री माइनस से और एग्जिट प्लस से, तो इसका ईएमएफ क्या हो जाएगा? प्लस E2 इज इक्वल टू 0। इसी को सुधार कर लिख दो, I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I2 इंटू R2 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू E2। यही तो कहता है किरचॉफ लॉ कि अब भाई इस देखो लूप हमारा क्या था? हमारा लूप था FCDEF। हमें इस लूप में ये बताना था कि अरे हमें किरचॉफ का लॉ लगाना था। हमें कुछ बताना नहीं था भैया, हमें किरचॉफ का लॉ लगाना था। तो जब हम किरचॉफ का लॉ लगाएंगे तो हम ये लिखेंगे, किरचॉफ का लॉ जब हम लगाएंगे तो हम ये लिखेंगे कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसका पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसका पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसका ईएमएफ इज इक्वल टू 0। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? लूप FCDEF में चूंकि हमारी एंट्री निगेटिव प्लस से और एग्जिट माइनस से, तो हम उसका पोटेंशियल ड्रॉप माइनस लिखे। फिर R2 में हमारी एंट्री प्लस से और एग्जिट माइनस से, तो हम इसका पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव लिखे। इसमें R2 ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके अंदर भी हमारी एंट्री प्लस से और एग्जिट माइनस से, तो हम इसका पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव लिखे, और सॉरी पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव लिखे। उसके बाद ईएमएफ हमारा क्या है? निगेटिव से पॉजिटिव हम जा रहे हैं तो हम उसे प्लस लेंगे, ये हो गया। तो इस तरीके से अब ये 2 अननोन बन गए। अब ये 2 अननोन का हम क्या करेंगे? इन 2 अननोन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर सॉरी 2 इक्वेशंस बन गए। 2 इक्वेशन से हम 2 अननोन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जब क्वेश्चन आएगा तो हम बताएंगे। ये तो मैंने आपको ये टीच किया है कि कैसे आप किरचॉफ का रूल लगाएंगे। हाउ विल यू अप्लाई द किरचॉफ रूल? किरचॉफ रूल को अप्लाई करने का तरीका क्या होता है? तो जिसको साइन कन्वेंशन पता है और बैटरी और रजिस्टर की पोलैरिटी डिसाइड करना जानता है, एक बार फिर से सुन लो। ईएमएफ की पोलैरिटी डिसाइड होती है इलेक्ट्रोड के थ्रू। जो बिगर लाइन है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और जो स्मॉलर लाइन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड। रजिस्टर की पोलैरिटी में
करंट का एंट्री पॉइंट पॉजिटिव होता है और एग्जिट पॉइंट नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। अगर ऐसा नहीं होगा तो करंट आएगी ही नहीं। आपको पता है करंट पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन वो माना जाता है, तो ये पॉजिटिव से निगेटिव चलेगी। इसी तरीके से हमने बच्चों ये जो रजिस्टर की पोलैरिटी है ये I1 करंट की डायरेक्शन से डिसाइड किया है, खुद से डिसाइड नहीं किया है। और ईएमएफ जो है सेल का वो बैटरी की अपनी इंडिविजुअल पोलैरिटी से डिसाइड है, हम उसमें कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जब हम ट्रैवलिंग करेंगे इमेजिनरी, यानी हम अपनी पेन को इस लूप पर घुमाते हैं, तब हम देखते हैं कि हम ईएम सेल में किस पोलैरिटी से एंट्री और एग्जिट कर रहे हैं और रजिस्टर में किस पोलैरिटी से एंट्री एंड एग्जिट कर रहे हैं। तो फिर वो चार साइन, जो चार हमने साइन कन्वेंशन के रूल बताए, उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हैं। तो इसका और अच्छा समझ में तब आएगा जब हम इसके 5-6 न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो, चूंकि ये थ्योरेटिकल वीडियो है तो इसमें थ्योरी पोर्शन हमने कवर कर दिया। ये आपका थ्योरेटिकल वीडियो होने के नाते इसमें हमने थ्योरी पोर्शन कवर कर दिया। अब किरचॉफ लॉ के बाद आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 6 जो है उसके अंदर क्या बचा? उसके अंदर आपका बचा व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। उसके बाद साहब हम लोग फिर आ जाएंगे किस पर? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। हम लोग अबाउट टू कंप्लीटेशन है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं आज ही आपको चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट करके दे दूं। उसके बाद हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे और अब सिलेबस को एंड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, क्योंकि जो टाइम लगना था वो लग चुका। अब आप देख रहे हैं कि वीडियो फटाफट मिल रही है, तो कृपया इसे भी नोट कर लीजिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप इसे नोट करते रहिए। धन्यवाद।